हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको कोसाइन फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे और साथ में आपको ये बताया गया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होगी। तो दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर हम इस वीडियो में आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। उसे इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में उसे दो नाम मिले हुए हैं, कोण द्विभाजक, समद्विभाजक और द्विभाजक के नाम से उसे जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं एंगल बाइसेक्टर किस प्रकार से दिखता है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई है। अ लाइन दैट डिवाइडेड एनी एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स दैट्स कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। मतलब दोस्तों, हिंदी में सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एंगल बाइसेक्टर, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ABC एक ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल में हमारा जो AD है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो हमारा AD है ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर किन टू एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो एंगल A है, एंगल A को ये टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंगल A को टू पार्ट में किस प्रकार से डिवाइड कर रहा है अगर हम बात करें तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC या CAD, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, पर एंगल ये की बात कर रहे हैं ना, तो ये एंगल बीच में आना चाहिए। ठीक है, DAC में ले लिया। तो जो एंगल A था वो इन दोनों एंगलों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। कौन डिवाइड किया? AD लाइन जो थी वो एंगल A को, AD जो लाइन थी हमारा, AD एक लाइन थी, उस एंगल लाइन AD एंगल A को टू इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसे हम AD लाइन को जो होता है इसे हम एंगल बाइसेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर या तो इस एंगल का बाइसेक्टर ले लो, चाहे इसको इसको भी कोई लाइन अगर इस प्रकार से डाली जाए, इस लाइन से ड्रॉ की जाए, इसको हमने E दे दिया, तो ये एंगल जो B है ये एंगल इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया CBE इक्वल टू ABE। ये एंगल, अगर एंगल B जो डिवाइड होगा दो पार्ट में तो वो होगा ABE और CBE। ठीक है, तो एंगल B जो होगा मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। एंगल B जो होगा, अगर इसको हम बाइसेक्टर हमारा AD, एंगल B को BE जो हमारा लाइन होगी, BE लाइन जो होगी वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल B को वो टू इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, वो दो भाग में एंगल B को किस प्रकार से डिवाइड कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कुछ प्रकार से डिवाइड करेगी, ABE इक्वल टू एंगल ABE इक्वल टू एंगल CBE। दोस्तों, ये एंगल B, अगर एक एंगल बाइसेक्टर है, BE एक लाइन है, BE जो एंगल B को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो एंगल कौन कौन से होंगे? अगर दो पार्ट में वो डिवाइड होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। और कोई लाइन AD है जो एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो वो एंगल बाइसेक्टर AD होगा और जो एंगल बनेंगे वो ये बनेंगे। ठीक है, ये है हमारा BAD है। ठीक है दोस्तों, इसको कन्फ्यूज़न ना होइएगा, BAD इक्वल टू DAC। ठीक है दोस्तों, आई होप की बातें समझ। इसी प्रकार से अगर आप बोलेंगे इसको बता दीजिए तो ठीक है, इसको बता देते हैं आप जैसे बोले वैसे दोस्तों। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको F ले लो। तो अब जो हमारी FC एंगल बाइसेक्टर होगा, ये किसका एंगल बाइसेक्टर होगा? ये होगा एंगल C का। ठीक है, अब एंगल C को FC जो है लाइन, FC लाइन जो है वो एंगल C को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। दो जो इक्वली पार्ट होंगे
वो जो पार्ट क्या क्या होंगे, वो जो एंगल तो बनेंगे वो एंगल कौन कौन से होंगे, तो वो कुछ एंगल इस प्रकार से होंगे कि एंगल इस प्रकार से ले लो, ACF ले लो, या तो फिर सॉरी दोस्तों एंगल ऐसे एंगल ले लो, एंगल BCF, एंगल BCF इक्वल टू एंगल ACF, एंगल ACF, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं, आप जैसे को आपको उचित लगे वो एंगल ले। मतलब आपको मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन तीनों एंगलों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जो बाइसेक्टर होगा, अगर इस एंगल की बात करें तो एंगल ए का बाइसेक्टर AD, एंगल सी का बाइसेक्टर CF, एंगल बी का बाइसेक्टर BE, ठीक है। इनका जो बाइसेक्टर होगा, इन तीनों एंगल बाइसेक्टर का जिस पॉइंट में मिलेंगे उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में इसे बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर मतलब होता है अंतः केंद्र, ठीक है। तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे इन सेंटर के नाम से जाना जाता है और उसे हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इस टॉपिक पे हम एक अलग से चर्चा करेंगे, इन सेंटर क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। बट अभी हमारा क्या बात है कि एंगल बाइसेक्टर क्या पहचानना, हम कहता है एंगल बाइसेक्टर किस प्रकार से दिखता है। एंगल बाइसेक्टर हमारा AD एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, BE लाइन एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, CF एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइडेड द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशो इन विच द एंगल मेड। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइडेड द अपोजिट साइड, एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जिस प्रकार से अगर मैं इस एंगल को मानूँ, ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा ये सामने वाली जो साइड होगी उस साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। जिस प्रकार से जो रेशो AB का होगा वही रेशो AB रेशो AC का जो रेशो होगा वही रेशो BD रेशो DC का होगा, ठीक है। इसका इस लाइन का मतलब सीधा सा ये हुआ। तो जो कि मैंने आपको ये लिख के बताया भी है कि अगर एंगल बाइसेक्टर AD एक एंगल बाइसेक्टर है, अगर AD एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लागू होगी कुछ इस प्रकार से लागू होगी कि BD अपॉन CD, BD अपॉन CD, BD और DC का जो रेशो होगा वो रेशो होगा AB और AC का, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे वैसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आप उनको आसानी से, जब तक ये प्रॉपर्टी आप समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी सारी वन बाय वन आपको बताई जा रही है, आप उनको समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर एंगल बाइसेक्टर जो होता है उनके जो साइड अपोजिट जो साइड होती है वो उनके सेम रेशो में डिवाइड करते हैं जो इनके रेशो होंगे। AB का जो रेशो होगा AB रेशो, AC का जो रेशो होगा वही उसके रेशो के बराबर जो BD और रेशो DC का होगा, इन दोनों का रेशो जो होगा इन दोनों रेशो के बराबर होगा, ठीक है। ये बातें हैं, आपको ये लिख के भी बता दिया गया है। अब दोस्तों बात आती है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, आपने लिख दिया, क्वेश्चन बता दिया, उसका एक स्टेटमेंट लिखा था, आप उसको इस प्रकार से भी डिनोट करके बता दिया। अब बातें आती है कि इसको हम कैसे समझें। इसको समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझें। इनको समझने के पहले आपको दो बातें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बातें पहले बता चुका हूँ। एक तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आना चाहिए, साथ में अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ये चीज़ें समझ में आती हैं। ये चीज़ें तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी आएगा काम, उसको बता देंगे। बट अभी हम दो पॉइंट और हमको डिस्कस करना है, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट क्या है, जैसे कि ये ट्रेंगल के में सिमिलैरिटी में होता है। जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम समरूपता जब पढ़ेंगे, त्रिभुज की समरूपता, तो उसमें हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। बट अभी हम थोड़ी सी उसके बीच में हमारे आ रहा है तो क्वेश्चन, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रेंगल है ABC में एक ट्रेंगल, अब BC जो साइड है इसके पैरेलल में एक लाइन ले लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास मैंने एक DE एक लाइन है,
जो कि मैंने BC के पैरेलल लिया हुआ है। तो अगर BC के पैरेलल एक लाइन DC लिया जाता है तो ये एक समरूपता में एक रूल आता है जिसे हम BPT थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के नाम से इसे जाना जाता है। तो वो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थेल्स प्रमेय कहता यह है कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक साइड ली जाती है तो वो उस त्रिभुज को उनके साइडों के इस साइडों का जो रेशो होगा वही रेशो इन दोनों साइडों के होगा। ठीक है, इसका मतलब सीधा से ये हो गया कि अगर BC के पैरेलल कोई लाइन DE ली हुई है तो वह AD रेशो DB को इक्वली में डिवाइड करेगा। किस प्रकार से? AE रेशो EC में। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थेल्स प्रमेय यही होता है। अगर कोई त्रिभुज के पैरेलल एक साइड ली गई है तो ये रेशो ये साइड का रेशो इस साइड के रेशो के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थेल्स प्रमेय के थ्योरम के थ्रू ये आपको बताया गया है। अब हमारे जो अगला पॉइंट होता है वो कुछ इसी प्रकार से इसी के बेस पे है, जो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो भी आसानी से आपको समझ में। कोई भी ट्रेंगल है ABC, इस ट्रेंगल के साइड में जो हमारी BC साइड है इसके पैरेलल में एक लाइन और लेता हूँ जैसे कि DE लिया हुआ है। ठीक है, DE यहाँ ये इस थ्योरम का नाम अलग था, इस थ्योरम का नाम अलग है, तो इसका थ्योरम का नाम तो क्लियर नहीं है, बट फिर भी जो थ्योरम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, थ्योरम किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर ABC एक ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल में ये DE पैरेलल है BC के, तो आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं। यही थ्योरम में ये जो थेल्स थ्योरम होता है, थेल्स थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसी में दोनों साइडों को शायद दोनों साइडें में +1 कर दिया जाता है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाता है। AB का जो रेशो होगा आप उसी प्रकार से उसको DA लिख सकते हो बराबर AB रेशो DA इक्वल टू होगा AC रेशो AE के। ठीक है, ये होता है थेल्स थ्योरम। जो थेल्स थ्योरम होती है उसी के साइडों में अगर ये थेल्स थ्योरम है इसमें प्लस आप 1 जोड़ोगे तो आपको ये फाइंड आउट होता है सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये। तो ये जो थ्योरम है आपको ये पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, एक थेल्स थ्योरम होती है और एक थ्योरम ये है जो कि थेल्स थ्योरम को मॉडिफाई करके ये थ्योरम बनाई जाती है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर ये सारी चीज़ें बता दी, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मेरा जहाँ तक कोशिश है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारा ये था, इसको हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ें आई कहाँ से। तो इसको हम समझने के लिए हम एक बार फिर से आपको डायग्राम बना के बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रेंगल है, सॉरी ट्रेंगल कुछ यहाँ बनाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंगल में पैरेलल साइडें भी लेनी पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पर ABC हमारे पास एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल के पैरेलल एक साइड मैंने ले लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लो कि ये हमारे C पॉइंट्स होके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। इस लाइन को बढ़ाओ, इसके साथ में इसको यहाँ से मैच कर दो। ठीक है, अब हमारे पास है इस ट्रेंगल लिया हुआ है, ये ट्रेंगल का एक एंगल बाइसेक्टर है जो कि AD है। हमारे यहाँ क्या है AD एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, AD एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो सीधा मतलब ये हुआ अगर ये कोण X है तो ये भी X होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल X है तो ये भी होगा। ठीक है, दोनों बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो अब साथ में ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये हमारी लाइन, अब यहाँ पे जो लाइनें हैं AD पैरेलल टू, इसको एक नाम दे दो, P दे दो, तो CP, AD पैरेलल टू CP के, या तो CP पैरेलल टू AD, आप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं।
अब बात आती है कि अब आगे क्या। अब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। कुछ अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसको तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, तिर्यक रेखा जो होती है, अगर उसको काटती है तो वो कुछ एंगल जो बनते हैं उसमें एक अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगी, ये एंगल, अगर ये एंगल के बाद ये एंगल अगर इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलें, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से अगर एंगल का नेमिंग की जाए तो इसमें जो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में हम एंगल 3 और एंगल 6 की बात करें, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होता है। ये क्यों होता है, ये अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दोस्तों पता होगी, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो जैसे कभी मैंने लाइन पैरेलल क्यों ली गई, क्योंकि पैरेलल लाइन लेके हमको ट्रेंगल को, 2 ट्रेंगल होंगे उसको सिमिलैरिटी के थ्रू हमको उसको प्रूव करने पड़ेंगे, तो साथ में वही काम आने वाला है, इसलिए हमने इस ट्रेंगल को पैरेलल लाइनें ली है। अब पैरेलल लाइन लिया, समांतर लाइनें ली गई हैं, तो अब उसमें क्या, तो उसमें बात ये आती है कि जब मैंने ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर खींच दिया तो यहाँ हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, जो कि AC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ट्रांसवर्सल लाइन होगी, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये एंगल अल्टरनेट हो जाएंगे। और साथ में आप एक एंगल देखोगे, ये एंगल और ये एंगल, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इसको बढ़ाओगे तो भी ये एंगल बनेगा, इस प्रकार से बनने लग जाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। आप भी ये भी 100 डिग्री x हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात और समझ में आए, आपको यहाँ बात समझ में आनी चाहिए। बात ये कि बराबर जब एंगल बराबर होते हैं एक ही त्रिभुज के जब एंगल 2 बार एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की साइडें भी आपस में बराबर होती हैं। अगर इस एंगल के सामने की साइड बात करूँ तो ये साइड होगी, अगर इस एंगल के सामने की साइड बात करूँ तो ये साइड होगी। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ ट्रेंगल ACP में इन ट्रेंगल ACP में आप ये लिख सकते हैं AC इक्वल टू है AP के, ठीक है। ये हमारा AC इक्वल टू AP आ गया। कैसे आ गया, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी आपको। अब जैसे कि AC इक्वल टू AP आया, अब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अब ये दोनों साइडें आपस में बराबर होने को, दोनों एंगल बराबर होने के कारण दोनों साइडें आपस में बराबर हो गई। अब हमें जो ट्रेंगल लेना है, ट्रेंगल क्या लेना है, अब देखो अगली बार ये बात हमको भी काम में आने वाली है, इसलिए हमने इसको आपको पहले से यहाँ पे लिख के बता दिया है। अब बात आती है ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल लेना है, PBC में, ट्रेंगल PBC। अब ट्रेंगल PBC में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि BPT थ्योरम लगाई थी, थेल्स पर में आपको बताया क्या होता है। अब इसमें देखो एक लाइन है BPC में, अब जो PC पैरेलल किसके लाइन है, AD के लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अगर कोई एक त्रिभुज के किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड खींची जाती है, साइड ली जाती है, तो वो उनके 2 साइड होते हैं, जो दूसरे 2 साइडें बची हुई जो साइडें होती हैं, उनको जो रेशो होगा, इस साइड का जो रेशो होगा इस साइड के रेशो के बराबर होगा। ये बात आपको बता दिया हूँ कैसे होता है। अब वही थ्योरम में अप्लाई करके इसको मैं लिख रहा हूँ। अब इसको लिखूँगा तो मैं किस प्रकार से लिखूँगा, मैं सीधा से लिखूँगा जो AB रेशो AP, ठीक है, इक्वल टू BD रेशो DC होगा, ठीक है। ये रेशो हमारा होगा, जो कि किससे लिखा है, ये मैंने BPT के थ्योरम से लिखा, इस ट्रेंगल में अप्लाई करके, ठीक है। किससे, BPT थ्योरम होती है, थेल्स प्रमेय के नाम से इसे जाना जाता है, आपको बताया भी हूँ। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर हम इस इक्वेशन सेकंड में AC का मान हमारे पास AP है, तो AP जो यहाँ पे AP आया है, तो AP की जगह मैं AC रख सकता हूँ। आप बोलेंगे यस रख सकते हैं, तो रखिए और देखिए क्या होता है। तो देखो जैसे मैंने AB ऐसा कैसा लिख दिया, और हमारे पास है AP की वैल्यू क्या रखी है, हमारे पास AC रखी है, तो रख दिया मैंने AC। अब इक्वल टू BD रेशो DC है ही हमारे पास, BD रेशो DC, तो यह हमारे पास हो गया। तो दोस्तों अब देखिए हमें जो प्रूव करना था, कुछ यही प्रूव करना था, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँ या मतलब थोड़ा एडजस्ट करूँ उसको, तो BD को इधर ले आऊँ, DC इक्वल टू AB अपॉन AC,
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। आप देख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी सी डी या ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, जो कि मैंने आपको आसानी से प्रूव करके बता दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आती होगी। थोड़ी लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी समझाने का हम कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए वन बाय वन अच्छे से। हमारी कोशिश यही रहती है, बाकी अब आपको कितना समझ में आप ही जानते हैं, बट दोस्तों हमारा कोशिश है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अब हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड द अपोजिट साइड इन द सेम रेशो इन विच द एंगल मेड। तो दोस्तों इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब कि बाएं कोण समद्विभाजक जो होगा वह उसके अपोजिट यानी कि सामने वाली जो साइड होगा, जो सामने वाली साइड का रेशो होगा, वो रेशो बराबर किसके होगा, जो इस एंगल एक्सटर्नल एंगल बना रहे हैं उन दोनों साइडों के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता भी दिया है। क्या होगा, मतलब कि ए बी रेशो ए सी, जो ए बी और ए सी का जो रेशो होगा वो इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, वो होगा बी डी रेशो सी डी के बराबर होगा। ठीक है, बी डी रेशो सी डी के रेशो के बराबर होगा ए बी रेशो ए सी। ठीक है, ठीक, ये बातें इस स्टेटमेंट के थ्रू ये बातें लिखी गई हैं। अब मैं आपको इसको प्रूफ भी बताता हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कि अभी जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में थोड़ी सी हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें थोड़ा एक रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से कि ये जो सी है, सी एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, या तो इस लाइन कोई इस प्रकार से ये एंगल सी से हमें कंस्ट्रक्शन करना है, जबकि एक लाइन खींचनी है, वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए ए डी के, मतलब ए डी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, सिंपल सी बात है, वो एंगल सी से होके जानी चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन था कुछ इस प्रकार से है, इसको पॉइंट कुछ भी दे दो, पी दे दो। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। आप ये देखिएगा, ये ट्रायंगल ए पी सी या सी ए पी। ठीक है दोस्तों, ये एंगल बना है और साथ में यहाँ पे हमारा कुछ एंगल दे रखा है। ये एंगल मान लो कि एक एंगल 1 2 एंगल 3 है। ठीक है, इसको मान लो आपकी एंगल 3। ठीक है, और ये एंगल आप मान लो एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 एंगल 4। अब देखिए दोस्तों कि जब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था पैरेलल लाइन क्यों ले रहे थे, समांतर लाइन हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमें ट्रायंगल को सिमिलरिटी के थ्रू प्रूव करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पैरेलल लाइन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे की। अब आगे बात ये आती है कि हमने जब हमारा ये एंगल ए का बाइसेक्टर जो था, एक्सटर्नल एंगल जो बात करें, एक्सटर्नल एंगल ए की जो बाइसेक्टर ए डी था, एंगल ए डी हमारा, एक बात आप भी समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन ना होइएगा, एंगल बाइसेक्टर है ये, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, ए डी है। ठीक है, ये बातें आप कंफ्यूजन ना होइएगा। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर था, ये अब ए डी पैरेलल टू हो गए पी सी के। अब हमारा यहाँ पे जो हो गया है ए डी पैरेलल टू पी सी के, या पी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, हमने पी सी बनाया है तो ये पी सी पैरेलल है ए डी के पैरेलल लिया हो। ठीक है, समांतर लाइन लेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि हमारा ये दोनों एंगल बाइसेक्टर के कारण एंगल ए एंगल दो ऑटोमेटिक बराबर थे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थे। ठीक है, अब हम एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल 3। आप देखोगे तो हाँ बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं, क्योंकि ये लाइनें दोनों पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो अगर ये लाइनें एक दूसरे के बराबर हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 ये बराबर होंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको ये बातें बता भी दी गई थी। और साथ में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये वाला एंगल 4 है, ये वाला एंगल मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये होगा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल्स, अगर दो लाइनें एक ही ट्रायंगल की दो लाइनें एक ही, अगर किसी भी दो लाइनें पैरेलल हों, उसको तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन पर जो एंगल बनते हैं कुछ अल्टरनेट एंगल बनते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होती है। ये चीज़ें आपको बता भी हूँ, काफ़ी समय भी काफ़ी टाइम बता चुका हूँ।
तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा अल्टरनेट एंगल के थ्रू बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू बराबर है। तो अब यहाँ पे आपको ट्रिंगल एक देखेंगे, एक ट्रिंगल ले लेते हैं। ट्रिंगल जो हमारा दिया हुआ है ACP में, ACP इन ट्रिंगल ACP। अब देखेंगे जब ये एंगल, अब एक बात देखिएगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों होगा ये बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल था। अगर एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर है तो आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब तीनों इक्वेशन हमारी एक दूसरे के बराबर हैं तो आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। आप देखोगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। क्यों होगा? जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 2 के बराबर, अब एंगल 1 को हम एंगल 2 बोलेंगे, अब एंगल 2 बोल रहा है एंगल 4 के बराबर है, अब एंगल 4 बोल रहा है, अब एंगल 1 बोल दिया 3 के बराबर है। जब एंगल 1 की यहाँ अगर रखेंगे तो सीधे सिंपल से एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया ना। आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू ईच अदर हो गए तो हम कह सकते हैं ना, ये साइड हमारी इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि साइड AC इक्वल टू PA के। ठीक है, AC इक्वल टू होगा AP के। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की साइडें भी आपस में बराबर होती है। ये रूल होता है ट्रिंगल का। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम ये AC इक्वल टू PA आपको बता दिए। ठीक है, AC इक्वल टू PA कैसे होता है ये बातें भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। जो आगे की हमारे लिए बात होगी तो वो कुछ इस प्रकार से, अगर हमें ट्रिंगल, अब इसमें एक ट्रिंगल देखेंगे आप, वो ट्रिंगल क्या है यहाँ से आप समझने की कोशिश करें। इन ट्रिंगल ABD में, ABD में, ठीक है, इन ट्रिंगल ABD। अब इसमें देखिएगा आपको एक थ्योरम अप्लाई करनी है, जो कि आपको मैंने थ्योरम कौन सा बताया था, BPT थ्योरम बताया था। उसमें अगर उन्हें साइडों में 1 जोड़ के जो थ्योरम मॉडिफाई करके एक बनाई गई थी, तो वो क्या था, वो कुछ इस प्रकार से अगर इस थ्योरम अप्लाई की जाएगी। उसमें भी यही बात थी कि अगर एक ट्रिंगल है, मैंने ट्रिंगल ABD ले लिया, AB ट्रिंगल में इसमें AD के पैरेलल PC है। अब AD के पैरेलल अगर PC एक लाइन है तो इस पूरे त्रिभुज को हम अगर उस थ्योरम में कन्वर्ट करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा। तो वो थ्योरम ऐसा कहता है कि अगर ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं तो इनकी जो साइडों का अनुपात होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मैं BA का रेशो लिखूं तो PA हो जाएगा, BA का रेशो PA, BA रेशो PA इक्वल टू होगा BD रेशो CD क्या होगा। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, BPT का जो थ्योरम होती है उसका मॉडिफाई रूप, जो मैंने किया मॉडिफाई रूप। ठीक है, मॉडिफाई, उसी थ्योरम को मॉडिफाई करके ये थ्योरम बनाई जाती है। थ्योरम का एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, मैं आपको लिंक में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा इसका। बट दोस्तों आपके हम बात कर रहे थे एक ट्रिंगल ABD में। अब ABD में मैंने आपको क्या को लिख के बता दिया है, कैसे लिखा थ्योरम, BA अपॉन PA इक्वल टू BD अपॉन CD। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दिया उस थ्योरम से। ठीक है, सिमिलैरिटी की थ्योरम एक होती है, उसमें आपको ये चीज़ें पता होगी, नहीं पता थी मैं बता भी दिया हूँ। अब बातें आती है कि अभी हमने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी, PA इक्वल टू AC है। तो अब यहाँ पे सीधा से PA की जो वैल्यू है वो हमें क्या रखना है, AC रखनी है। तो देखते हैं BA इक्वल टू AC इक्वल टू BD रेशो CD। आप देखेंगे जो हमें प्रूव करना था वो हमें आसानी से आपको प्रूव करके बता दिया। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था AB रेशो AC अपॉन BD रेशो CD। ठीक है, AB रेशो AC, BD रेशो CD, यही आपको प्रूव करना था, जो कि मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। आई होप कि दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट थ्योरम है, ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब ये है एंगल मेड ऑफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंगल मेड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेयर एनी टू इंटरनल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि दो किसी भी त्रिभुज के दो एंगल जो होंगे वो एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे अंदर इनसाइड में, तो वो जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का ही यूज़ करके सारा चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, एंगल बाइसेक्टर का यूज़ करके। तो अब इसका अगर हम एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर देखें तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है हमारे पास। अगर यहाँ पे मैं इसको ओ बोलूँ तो ओ बी, इसका एंगल सी का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इनका जो एंगल है एंगल का बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे ओ बी, और एंगल सी का ओ सी हो जाएगा। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। अब इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं ये कुछ इस प्रकार से हम मिल रहे हैं। तो ये जो थीटा है ये हमें ज्ञात करना है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एंगल सी को एंगल सी बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी बाय 2। अगर ये लिख सकते हैं तो हम थीटा, अब इस इन ट्रेंगल हम बात करते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी। ट्रेंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो तीनों साइडों का सम, ये एंगल ये प्लस ये एंगल है, ये प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 माइनस, इसको अगर इन दोनों साइडों को उस साइड ले जाएं तो एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2, इस पूरी चीज़ को हम उस साइड ले गए, ठीक है। एंगल सी बाय एंगल 2 और प्लस एंगल बी बाय 2 को हमें इक्वल के उस साइड ले गए तो जाकर नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। ये यहाँ लिख लिया हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको एक बात और बताते हैं। जैसे कि हमें पता है वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इसको 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम अगर इसमें 2 का भाग लगा देंगे सब में, एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ए बाय 2 सारी चीज़ें अगर इसको बी, हमें यहाँ पे एंगल सी बाय 2 और हमें क्या यहाँ पे है एंगल बी प्लस सी है, बी प्लस सी, मतलब इन दोनों एंगल को साइड ले जाते हैं। बाकी एंगल ए बाय 2 यहाँ पर रह जाएगा और हमें इसको इस एंगल को उस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो हम इसको ले जाएंगे तो 90 माइनस ये हो जाएगा एंगल बी, सॉरी दोस्तों, इसको ना ले जाते हुए हमें सिर्फ कौन सा क्या ले जाना है, एंगल ए को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये इसकी जगह पे ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि हम एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम इसी एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 को यहाँ पे रख देते, ये वैल्यू है ना, ये का पूरा मान, ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करने तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम आपको सोल्व करके बता रहे हैं। अब जो इक्वेशन फर्स्ट में बी एंगल बी बाय, इसका पूरा का मान एंगल्स फर्स्ट में रखने पे तो इसका मान ये हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए बाय 2, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाय 2। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90
प्लस एंगल ए बाय 2। ठीक है, ये थीटा में ज्ञात करना था, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, जो मिलते हैं, उन पे जो एंगल बनता है वो थीटा इक्वल टू होता है जो इसके अपोजिट एंगल होगा उस 90 प्लस अपोजिट एंगल के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको यह प्रूव करके बता भी दिया। ठीक है, मतलब कि कोई भी ट्रेंगल के दो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उन पे जो एंगल बनता है वो एंगल बराबर होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल के सम के जो अपोजिट एंगल होगा उसके हाफ के योग के बराबर होता है। ठीक है, सम के बराबर। ये बातें आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने आपको लिख के बता दिया है किस प्रकार से होता है, आपको प्रूफ भी करके बता दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। काफ़ी चीज़ें हो गई, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। तो दोस्तों हम मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसी पर भी कुछ पॉइंट और रह गए हैं एंगल बाइसेक्टर के, इनको चर्चा करने के बाद आपको इन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।